नमस्कार। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। लगभग 6 महीने रह गए हैं जब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। सवाल यह है कि गांधी परिवार के 3 सदस्य जो राजनीति में हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं? लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? ये एक प्रश्न है जिस पर चर्चा शुरू हो गई है। पहले तो आपको बता दें, अपडेट कर दें, आपको शायद मालूम भी होगा कि चुनाव आयोग ने केरल की जो वायनाड सीट है जिससे राहुल गांधी सांसद थे, वहां पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। 7 जून को ही एक मॉक ड्रिल जो है वो चुनाव की हो चुकी है। इसके बाद जो है चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने के बाद जारी कर सकता है। राहुल गांधी का मामला गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा है। वहाँ से फैसला होगा, जो भी उनके पक्ष में या विरोध में, वो फैसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जो भी पक्ष हारेगा वो चुनौती देगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही अंतिम होगा। अब सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग ने उससे पहले चुनाव करा दिया तो राहुल गांधी के लिए फिर से जो है उनकी सांसदी की बहाली की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। अगर नहीं करा पाता है चुनाव आयोग या नहीं कराता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये आदेश दे देता है कि जब तक इस मुकदमे का फैसला ना हो तब तक जो है वो उपचुनाव ना कराया जाए, तो बात दूसरी है। तो मामला ये है कि राहुल गांधी की सज़ा माफ़ हो जाए तो भी उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है, उनकी सज़ा कम हो जाए तो भी उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाती है। लेकिन संसद सदस्यता के बहाल होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय हो गया है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। अगर सज़ा कम नहीं होती है, सज़ा बनी रहती है, तो अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए उनका मामला बाहर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए, जिसकी कांग्रेस के लोगों को बड़ी संभावना है कि उनकी सज़ा या तो माफ़ हो जाएगी या कम हो जाएगी और वो चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे 2024 का। इसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? तो ये मानकर चलने में कोई हर्ज नहीं है कि वायनाड से इस बार राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2019 में जैसी परिस्थितियां केरल में कांग्रेस के पक्ष में थी उस तरह की आज नहीं है। कांग्रेस के लिए केरल में जितनी सीटें मिली थी पिछली बार, उसकी आधी भी मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए वायनाड से राहुल गांधी लड़ेंगे, इसकी संभावना कम है। हालांकि पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है, सीपीएम से राहुल गांधी की दोस्ती है, खासतौर से सीताराम येचुरी से, जो सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। अगर वो सीपीएम को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि अगर राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं, सीपीएम उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, तो फिर उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन ये फैसला सीताराम येचुरी से ज़्यादा पिनराई विजयन पर निर्भर करता है। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी से लड़ना, कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता को आप इस तरह की छूट दे रहे हैं और कांग्रेस से लड़ने का दावा कर रहे हैं। ये इसका क्या असर होगा, ये इसको देखते हुए पिनराई विजयन फैसला करेंगे। तो वो मामला उलझा हुआ है। दूसरा मामला, अब ये समझा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर नहीं लड़ते हैं वायनाड से और लड़ने की स्थिति में होते हैं तो वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। अब देखिए, हर जगह परिवार के लिए चुनाव लड़ने के लिए पेच है। कोई सुरक्षित सीट पूरे देश में 543 सीटों में से बची नहीं है। तो लौटकर फिर घर आएंगे। अमेठी से तो नहीं लड़ने वाले। उनको मालूम है कि अमेठी से दूसरी बार अगर हार गए तो उनका जो है राजनीतिक करियर ही एक तरह से खत्म हो जाएगा। तो रायबरेली जाएंगे। रायबरेली से सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी, इसका मतलब, जिसकी संभावना हालांकि 2019 में भी व्यक्त की जा रही थी, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो नहीं लड़ेंगी। लेकिन हर मामले में पेच के पीछे जो है पेच है। सोनिया गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उनका 10 जनपद का बंगला चला जाएगा। उसको बचाना है तो उसके लिए रास्ता है। उसके लिए रास्ता है कि उनको राज्यसभा से, किसी राज्य से लाया जा सकता है। उसमें कांग्रेस को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो वो राज्यसभा से आ जाएंगी। 10 जनपद का बंगला बच जाएगा। राहुल गांधी का जा चुका है। परिवार के तीनों सदस्यों की एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई है। अब एसपीजी सुरक्षा के दायरे में नहीं है ये परिवार, तो उसके कारण जो सरकारी आवास मिलता था उसकी भी संभावना नहीं है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी, बल्कि इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी रायबरेली से अगला लोकसभा चुनाव लड़ें, अगर वो लड़ने की स्थिति में होते। दूसरा, प्रियंका वाड्रा को पिछले 19 साल से सक्रिय राजनीति में आने से रोकने की कोशिश कर रही हैं सोनिया गांधी। लेकिन लगता है कि उनकी कोशिश जो है कामयाब हुई नहीं, वो उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई। प्रियंका वाड्रा को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले
राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया और उत्तर प्रदेश में उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ आपको मालूम है, 2.37% वोट मिला है 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, और निर्दलियों को मुझे लगता है इससे ज्यादा वोट मिला होगा। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हालांकि उसके 2 विधायक हैं जीते हैं, लेकिन वो दोनों विधायक अपने बूते जीते हैं। वो निर्दलीय लड़ते तो भी शायद जीत जाते। तो इसमें पार्टी का कोई योगदान नहीं। ऐसे में पार्टी ने फैसला किया इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने का महाराष्ट्र से, प्रदेश के किसी और वरिष्ठ नेता को या जनाधार वाले नेता को नहीं। लेकिन वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अभी गांधी परिवार की बात हो रही है। तो राहुल गांधी अगर रायबरेली से लड़ेंगे तो ये पूरी संभावना है कि प्रियंका वाड्रा अमेठी से लड़ेंगी। स्मृति ईरानी को चैलेंज करने के लिए भाई के बाद अब बहन आएगी। अब चुनाव में क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले क्या होगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उससे पहले देखिए, इस समय देश में विपक्षी एकता की बहुत बड़ी बात चल रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि विपक्ष एक हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, फला मजबूत है, फला कमज़ोर है, बीजेपी डर गई है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी की सीट तभी जीत सकती है कांग्रेस पार्टी अगर समाजवादी पार्टी साथ में खड़ी होगी। समाजवादी पार्टी के समर्थन के बिना और विरोध के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। जो अखिलेश यादव घोषणा कर चुके हैं आज से करीब 6-7 महीने पहले कि समाजवादी पार्टी इस बार रायबरेली और अमेठी से भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ से भी कोई सदस्य खड़ा हो, चाहे सोनिया गांधी चुनाव लड़े, चाहे राहुल गांधी लड़े या प्रियंका वाड्रा, जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मान लीजिए विपक्षी एकता की बात चल रही, तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता इस शर्त पर हो सकती है कि समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दे और बाकी 78 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़े। ये समझौता हो सकता है। परिवार अपनी सीट बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तो तैयार ही रहता है। ये परिवार तो कुर्बानी के लिए जाना जाता है, तो पूरी पार्टी को कुर्बान कर देंगे कि 2 सीट हमें दे दो, हमें जिता दो, बाकी जो है पूरा प्रदेश तुम्हारे हवाले। ये संभव है क्योंकि इसके अलावा कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां चुनाव लड़ने में सुरक्षित महसूस करें। 2/3 3/4 बहुमत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वही हाल जो है राजस्थान में है, वही हाल महाराष्ट्र में है। केवल एक राज्य है जहां अपने एलआई के भरोसे जीतने की उम्मीद कर सकते हैं और वो है तमिलनाडु। तो ये चर्चा चल रही है क्या राहुल गांधी कन्याकुमारी से, मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि कन्याकुमारी इससे भी लड़ सकते हैं, उसका भी प्रस्ताव चल रहा है। तो एक ही राज्य है जहां से जीतने की अपेक्षाकृत ज्यादा संभावना है। डीएमके का वर्चस्व तमिलनाडु में बना हुआ है। डीएमके लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस का उसके साथ अलायंस है, इसलिए कांग्रेस को वहाँ फायदा है। तो राहुल गांधी अगर तमिलनाडु जाते हैं, केरल के बाद तमिलनाडु, तो देखिए वो परिवार जिसने 4 दशक से ज्यादा समय तक इस देश पर राज किया, जिसने 5 दशक से ज्यादा समय तक जिसके समर्थन से सरकारें चली, जिसके कहने पर, जिसके इशारे पर कठपुतली की तरह सरकारें चली, उस परिवार को एक लोकसभा सीट खोजने के लिए मुश्किल आ रही है। 543 लोकसभा सीट्स हैं देश में, उनमें से एक सीट जहां से वो सुरक्षित महसूस कर सके और उस पार्टी के नेता को बताया जा रहा है कि ये सरकार बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो नेता अपने लिए एक सुरक्षित सीट न तलाश सके, वो नेता देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? और वो नेता अपनी पार्टी को कैसे जिता सकता है? जब राहुल गांधी के सामने प्रश्न होगा अपनी सीट बचाने का, खुद को लोकसभा में पहुंचाने का, तो बाकी पार्टी के उम्मीदवारों पर कितना ध्यान होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो वैसे परिवार के तीनों सदस्य इस समय विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। छुट्टी से लौट कर आएंगे तो मुझे लगता है इन सब विषयों पर विचार होना है और फैसला भी होना है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश है। उसके लिए जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की पहली वर्षा की पहली बूंद के लिए टकटकी लगाए रहता है आसमान की ओर, उसी तरह से ये परिवार इस समय अखिलेश यादव की ओर टकटकी लगाए हुए है। अखिलेश यादव ही इस परिवार की रायबरेली और अमेठी सीट को अपेक्षाकृत सुरक्षित बना सकते हैं।
हालांकि अखिलेश यादव की भी स्थिति कम से कम लोकसभा चुनाव में तो बहुत ख़राब होने वाली है। ये जो 5 सीटें अभी उनके पास हैं, उनमें से कौन सी बचेगी ये कहना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव समर्थन करेंगे तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस जीत जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस लड़ाई में आ जाएगी अगर समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी अगर समर्थन नहीं करती है तो भी हार की संभावना है। समाजवादी पार्टी अगर विरोध करती है और अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो हारने की पूरी संभावना है। तो ये लाइनें पहले भी सुना चुका हूँ, आज फिर सुनाने का मन हो रहा है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती। यानी जो दिन में 3 बार खाती थी वो 3 बेर जो फल होता है वो खाकर गुजारा कर रही। जिनको पंखा झला जाता था, नौकर चाकर झलते थे, वो जंगल में अकेले बियाबान में घूम रहे हैं। ये गांधी परिवार की स्थिति इस देश के मतदाताओं ने बना दी है कि उनके लिए अब देश भर में कोई सुरक्षित सीट नहीं रह गई है। दक्षिण में भी, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, कर्नाटक से भी, जहां से इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु से चुनाव बाई इलेक्शन लड़कर संसद में पहुंची थी, फिर उनकी सदस्यता चली गई तो आंध्र प्रदेश के मेढक में गई, वहां से जीती। सोनिया गांधी भी जब अपना पहला चुनाव लड़ी तो उन्होंने कर्नाटक की सीट से भी लड़ा, सुषमा स्वराज उनके खिलाफ लड़ी थी, सोनिया गांधी जीत गई थी। लेकिन दक्षिण के इन दोनों राज्यों में गांधी परिवार अपने लिए इन दोनों राज्यों को चुनावी दृष्टि से सुरक्षित नहीं मानता। गांधी परिवार के किसी सदस्य की ये हिम्मत नहीं है कि कर्नाटक या आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ सके। सरकार बन गई है, बड़े बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनी है, इसके बावजूद कांग्रेस की स्थिति लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव जैसी हो जाएगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 4 लोकसभा चुनाव से लगातार बीजेपी 60 से 75% सीटें जीत रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में तो 28 में से 26 जीत गई थी, 25 खुद जीती, 1 उसके समर्थन से निर्दलीय। तो इसलिए कर्नाटक के लोग इस स्प्लिट वोटिंग को अच्छी तरह से समझते हैं। वो विधानसभा के लिए अलग तरह से सोचते हैं, लोकसभा के लिए अलग तरह से सोचते हैं। और बीजेपी भले ही कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हार गई हो, लेकिन कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पहले जैसा ही अच्छा रहने वाला है, 1 आध सीट इधर उधर की बात अलग है। तो देखिए समय की गति क्या होती है। इसीलिए कहते हैं मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। समय का फेर देखिए कि जो तय करते थे कि किसको कहाँ से लड़ाएं, कहाँ से जिता दें, जहाँ से टिकट दे देंगे वहाँ से जीत जाएगा, उनको अपने लिए खोजनी पड़ रही है 1 अदद सुरक्षित सीट। इस हालत में पहुंच गया है ये नेहरू गांधी परिवार। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।